ठीक है, बस इतना फायदा होता है और यही फायदा सिलेक्शन करवाता है। ठीक है, नहीं अपने दिमाग में शुरू से ही ये बात लेके मत चला करो कि स्किप करना होगा, स्किप करना होगा। स्किप जैसा प्रीलिम्स में ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास, हमें फुल टू फुल अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए कट ऑफ क्लियर करने के लिए। ठीक है, ये सब चीजें इतना बहुत बहुत बड़ी चीज, कठिन चीज नहीं है, आपको बस करने की जरूरत है, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर ये सब चीजें जब सामने आएंगी तो पैनिक नहीं होगे आप लोग। ठीक है, इनको अपनी आदत बना लो और आदत बना के जाओगे तो फिर कोई आपको हरा नहीं सकता। ठीक है, हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा, योर रीजनिंग मेंटर। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल अड्डा 24/7 रीजनिंग शक्ति में। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है, इसलिए क्योंकि आज के सेशन में हम वो क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे जो आपके आईबीपीएस और एसबीआई पीओ के लेवल के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। तो इसी जबरदस्त प्रिपरेशन में और थोड़ा सा धार देने के लिए हम इस मॉक को लगाएंगे आज, और आज देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आ जाते हैं तो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या अप्रोच है जो आप अगर वहां पर नहीं लगाते हो तो आज इस सेशन से सीख करके जाओ। ठीक है, तो बिना देरी के हम देख लेते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपके लिए ये टाइप के यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं, ये टाइप के सवाल आज के सेशन में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप दिख रहे हैं? जस्ट लाइक फ्लोर बेस्ड पजल, इनइक्वालिटी एंड मंथ एंड डेट बेस्ड पजल जो आपको मिलती है ना, मंथ एंड डेट दोनों चीजें होती है। उसके बाद स्क्वायर बेस्ड पजल मिलेगी, ऑर्डर रैंकिंग मिलेगा जो आपको ऑर्डर लगाना होता है। देन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की भी बात करेंगे जिस पर बेस्ड दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं डेफिनेटली। उसके अलावा पेयर फॉर्मेशन की बात करेंगे और एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको पेयर फॉर्मेशन एंड इवन एंड ऑड नंबर बेस्ड लॉजिक पर मिलेगा। इसके अलावा स्लॉग के 3 क्वेश्चन, देन अल्फा न्यूमेरिक के भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो, तो बिना देरी के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, आज के सेशन में मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन, सारे टाइप जो भी आपने देखे वो आपके सामने लेके आऊंगी। आप चाहो तो नोटबुक पेन लेकर के बैठ जाओ और साथ में मेरे सॉल्व करोगे। अगर कुछ नया आपको मेरे से सीखने को मिलता है तो जरूर आप एग्जाम के लिए उसको ध्यान रखोगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप चाहो तो जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप देख सकते हो। ओके, अगर आप बाद में सॉल्व करना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलो भाई, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप इसको किस अप्रोच से सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉपर फ्लोर बेस्ड पजल है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 8 पर्सन्स है A to P लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ एन 8 स्टोरी बिल्डिंग। 1 to 8 फ्लोर्स चाहिए आपको इन पर्सन्स को रखने के लिए, एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 8 एंड जो बॉटम मोस्ट होगा ग्राउंड फ्लोर उसको 1 फ्लोर कह रहा है। ठीक है, then D lives on an even number floor। यहाँ से हमारी मेन इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। देखो, मेन इंफॉर्मेशन का ही हमें काम पड़ता है, पर ये जो ऊपर लिखा होता है ये भी वेस्टेज नहीं होता है, इसका भी हमें काम पड़ता है। अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे और कोई नए टाइप का कुछ क्लू आ गया तो हमारा ये पूरा पोर्शन जो है ना वो करना व्यर्थ हो जाएगा, समझो बात को। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ऊपर से पढ़ते हुए आना है। हाँ, जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हमें 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है हर हालत में। ठीक है, तो यहाँ मैंने जब पढ़ा तो मुझे 1 से लेकर के 8 तक के फ्लोर चाहिए। अब अगर फ्लोर चाहिए तो 1 2 3 4 5 देन 6 7 और 8। देखो, फ्लोर बनाना जरूरी तो है ही है, लेकिन अगर आप ये ध्यान रखो कि आपको फ्लोर के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि आपको लाइनिंग कर लेनी है, जस्ट लाइक इस तरह से। 1 मिनट, अब देखो यहाँ पर आपको इस तरह से लाइनिंग कर लेनी है। आप जितना भी कंफर्टेबल हो, जस्ट लाइक अगर आपको 1 to 1 करनी है फ्लोर्स पर तो आप वैसे भी कर सकते हो जैसे आप जल्दी कर पाओ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट करनी है। फर्स्ट लाइन कहती है डी लीव्स ऑन ए गिवन नंबर फ्लोर अब फ्लोर नंबर 5। तो ये चीज तो आप डायरेक्टली रख सकते हो। देखो, हमारा अप्रोच सिंपली ये कहेगा कि जो चीजें आपको सीधे सीधे दे रखी है ना, जो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो विदाउट एनी प्रोजेक्शन, वो आप रखते जाओगे। अगर 2 प्रोजेक्शन बन रहे हैं तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होनी
करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आगे कठिन होगा, स्किप करने वाला तो नहीं है। अपने दिमाग में शुरू से ही ये बात लेके मत चला करो कि स्किप करना होगा, स्किप करना होगा। स्किप जैसा प्रीलिम्स में ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। हमें फुल टू फुल अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए कट ऑफ क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो देखो डी लीव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर अबव फ्लोर 5। डी फ्लोर 5 के ऊपर इवन नंबर में रह रहा है। हमारे पास दो ऐसे हैं जो इवन नंबर में, जस्ट लाइक अगर मैं डी की बात करूं, यहाँ पर डी आ जाएगा और यहाँ पर भी डी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है there are only 2% between the floors on which P and O lives। O and P के बीच में दो फ्लोर्स हैं। दो फ्लोर्स जब किसी के बीच में आएंगे तो काउंटिंग दो ही होगी। ये नहीं कि आप एक कर दो कि ये जब दो बोलता है तो एक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब बिटवीन टू है यानी कि दो लोग आपके O और P के बीच में होने चाहिए, जस्ट लाइक इस तरह से, ठीक है। इसमें से कौन ऊपर आएगा अभी क्लियर नहीं है। देन एक एक क्लू को मैं आज अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप बेसिक से भी शुरू कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। देन देयर आर ओनली 2 persons between the floors on which O and P live and A lives immediate above the floor on which N lives। A जस्ट ऊपर रह रहा है N के, तो यानी कि कुछ इस तरह से रह रहा होगा, ठीक है। एंड उसके बाद दिया हुआ है कि O lives on an even number floor। ये जो ये है ना, ये इवन में रह रहा है, ठीक है। उसके बाद दिया है कि O lives on an even number floor below the floor on which D lives। O उसके नीचे रह रहा है जहां D रह रहा है, और इवन पर रह रहा है। तो इवन पर आपके पास कई ऑप्शंस हैं, 4 and 2 बोथ हैं, यहाँ पर 6 4 and 2 है, ठीक है भाई। C lives on floor number 4। अब देखो यहाँ पर आके आप रुक जाते हो कि C तो आपका कहाँ रह रहा है, 4 फ्लोर पर रह रहा है, यानी कि C तो आपका यहाँ पर ही आएगा दोनों प्रोजेक्शंस में। तो आपके पास O के लिए कम रास्ते बचे हैं कि नहीं। देखो O रह रहा है 4th पर, O अगर इवन नंबर पे रह रहा है तो O कहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है। बात करें हम इस टाइप में तो कहाँ रह सकते हैं, यहाँ एंड यहाँ रह सकता है। चलो यहाँ पर हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं O, एंड अगर एक प्रोजेक्शन और लेते हैं D C एंड O का, तो यहाँ पर हो जाएगा, है ना। देन आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे पास, देयर आर ओनली 3% बिटवीन N और M। N और M के बीच में 3 persons यानी कि 3 फ्लोर रह रहे हैं, ठीक है। तो N और M के बीच में 3 फ्लोर कैसे रह सकते हैं, पहले तो आपको ये पुट कर लेना चाहिए, या फिर ये वाला चीज अगर आपने O रख लिया है तो आप P को भी रख सकते हो, है ना। O एंड P के बीच में दो लोग, तो 1 and 2, तो P तो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। और यहाँ की बात करूँ तो P कहाँ आ जाएगा, 1 and 2 P यहाँ आ जाएगा। अब इस कंडीशन में देखो ध्यान से, तो A और N कहाँ आ सकते हैं, A और N यहाँ आ सकते हैं सिर्फ, क्योंकि मुझे दो फ्लोर खाली चाहिए थे, है ना। तो A और N यहाँ आ जाएगा। इस वाले में जरा देखो गौर करो, तो A और N सिर्फ यहाँ आ पा रहे हैं, ठीक है। और बात करते हैं अपने फर्स्ट प्रोजेक्शन की, तो A और N यहाँ आ रहे हैं क्योंकि A के ऊपर रह रहे थे विदाउट एनी गैप। अब देखो O और P रख लिया, A और N रख लिया, और O हमारा इवन में आना चाहिए था, तो O इवन में भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो जरा क्या बच रहा है, अब हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहे हैं, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर भी 1 2 3 बच रहे हैं, है ना। O and P, अच्छा हमने P को यहाँ नहीं रखा है, P को भी रख लेते हैं, चलो भाई। अब पढ़ते हैं, यहाँ बोला गया था 3% बिटवीन N एंड M था, तो N तो आपको ऑलरेडी रखा था, 1 2 3, यहाँ पर तो M आ नहीं पाएगा। यहाँ की बात करें तो 1 2 3 यहाँ पर M आ जाएगा कि नहीं, ये वाला प्रोजेक्शन कैंसिल हुआ कि नहीं, ठीक है भाई। N और M के बीच में 3 आ गए, और यहाँ पर 1% बच रहा है जिसको हम रख देंगे, क्या नाम है उस पर्सन का, A B C D। B बच रहा है, B को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। और सेट ये वाला सेट हो गया है आपका, फिक्स हो गया है, ठीक है भाई। और उसके बाद ये वाले की बात हम छोड़ देंगे क्योंकि हम मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं और इसमें हमें अदर प्रोजेक्शन पर खेलने का समय नहीं होता है, ठीक है। तो बीच वाला प्रोजेक्शन आपका सही आ रहा है, सभी का सही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये बीच वाला प्रोजेक्शन करेक्ट हो गया। अब देखो इस पर बेस्ड एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे कि हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएट बिलो B's फ्लोर। कौन सा ऐसा जो पर्सन है वो B के जस्ट नीचे रह रहा है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी यानी कि O, ठीक है क्लियर। O के B के जस्ट नीचे पूछ रहा है O, तो O यहाँ पर ऑप्शन सी में ही दिया गया। चलो बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया है इनइक्वालिटी का, मतलब अगर आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो या एग्जाम में अगर आप रियल टाइम में बैठे हुए हो तो आपको कठिन क्वेश्चन पहले दे दिया, मतलब आपको अरेंजमेंट पहले लगाने को दे दिया, देना आपको इनइक्वालिटी थोड़ा इजी होता है।
पजल के कंपैरिजन में, तो फिर बाद में ये दे दिया है ना। आप अगर स्किप करके चलते तो आपका वो क्वेश्चन छूट जाता, तो पहले आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया तो कोई गुनाह नहीं किया, सही किया, ठीक है। देन अगर आप यहाँ बात करते हैं तो हमें ये कंक्लूजन दिए गए कौन सा फॉलो कर रहा है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर S इज ग्रेटर देन W, कंक्लूजन को ध्यान से देखो पहले, S इज ग्रेटर देन W, S और W देखना है हमें। तो W तक जाने के लिए हम S से R जा सकते हैं, S से R गए और R से कहाँ जा सकते हैं, R से W जा सकते हैं। देखो एक जगह पर आपको ग्रेटर देन का साइन मिल गया कि नहीं। अगर इसको अब मैं प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊं आपको तो ऐसे होगा, S इज ग्रेटर देन R और R इज ग्रेटर इक्वल देन W। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ना कि S इज ग्रेटर देन W, तो ये चीज तो सही हो जाएगी ना, ठीक है। अब बात करती हूँ दूसरे कंक्लूजन की। दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि T इज ग्रेटर इक्वल देन R। देखो जब ग्रेटर इक्वल देन R दिया रहता है या कुछ भी दिया हो, किसी भी एलिमेंट के बीच में ग्रेटर इक्वल दोनों दिया हो, तो वहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको इन दो एलिमेंट्स के बीच में हर स्टेप पर यही दो साइन चाहिए, करेक्ट। हर स्टेप पर यही दोनों साइन चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो T एंड R का देखते हैं सीन क्या है। T मुझे यहाँ दिख रहा है ना। अगर मैं इसको दिखाऊं तो T से ज्यादा बड़ा है यहाँ पर V, ठीक है। और V से मैं R जा सकती हूँ, बिल्कुल यहाँ पर देखो V से मैं R चली गई, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है, तो जब मुझे ये दिख रहा है तो ये चीज तो गलत हो जाएगी, है ना, ठीक है, करेक्ट। अब आगे देखो थर्ड वाला, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, यानी कि y कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ, और x कहाँ पर दिख रहा है, वहां। तो y से हम w जा सकते हैं क्या, y से w चले गए एंड w से y से, या तो ये कर सकते हो y से r चले जाओ, ठीक है, y से r गए, देन r से v गए, और उसके बाद v से आप x जा सकते हो कि नहीं। अब देखो ये वाला रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। कैसे देखा मैंने, y इज ग्रेटर देन r देखा, मुझे ना सबसे पहले टारगेट करना चाहिए कॉमन एलिमेंट्स पर, जस्ट लाइक मैं जिस पे पैर रख करके आगे बढ़ सकूं, जिस तक जा सकूं। अगर मुझे किसी के पास जाना है तो मैं वो देखूंगी ना कॉमन, कौन सा लोग कॉमन है, कौन से लोग कॉमन आपस में बातचीत कर रहे हैं जिससे मैं कनेक्ट करके जा सकूं। तो यहाँ पर यही चीज देखनी है। थोड़ा सा अनरिलेटेबल हो गया, लेकिन थोड़ा ध्यान देना, y इज ग्रेटर देन r। अब फिर r से मैं कहाँ जा सकती हूँ, r से मैं v जा सकती हूँ, यहाँ पर देखो r से v, ठीक है। एंड v से जब मैं कहाँ जाना है, मुझे x तक जाना है, तो v से x का रिलेशन उल्टा आ गया, रिवर्स आ गया। जब भी रिवर्स स्टेप में साइन करते हैं आपको, तो वहां पर होता क्या है, कोई भी रिलेशन हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला भी हो गया रॉन्ग, यहाँ पर आपका ओनली कंक्लूजन वन फॉलो करना है, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी इनइक्वालिटी का ही है, नो डाउट। अब देखो यहाँ पर m इज ग्रेटर देन n, ये सबसे हमें बाद में देखना है, हमें पहले कंक्लूजन पर फोकस करना है, ठीक है। कंक्लूजन पर पहले फोकस करना है इनइक्वालिटी में, ठीक है। एक ऐसा टॉपिक है ये जिसमें हम कंक्लूजन पर पहले टारगेट करते हैं। Q इज ग्रेटर देन O बोल रहा है, Q इज ग्रेटर देन O, क्या हम Q और कॉमन निकालना है। अब देखो O एंड N बराबर है यहाँ पर, है ना, O एंड N बराबर है और M से छोटा है यहाँ पर N, कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। देखो कैसे कैसे देखा मैंने, M इज ग्रेटर देन N और O, ये चीज मैंने यहाँ से देखी, ठीक है। और इसके अलावा M से ही अपोजिट साइन दिए गए हैं कुछ इस तरह से, देखो P और उसके बाद M और Q, ठीक है। P बड़ा है Q से, तो ये देखो ये अपोजिट साइड है, मतलब कुल मिला के आप ये चीज देखो, बस इतना ही ध्यान देना है, ज्यादा नहीं। तो ये चीज तो एस्टैब्लिश ही नहीं हो पा रहा है। अब देखो, अब सेकंड कंक्लूजन क्या पता सही हो जाए, S ग्रेटर देन T, ग्रेटर इक्वल देन T। अब देखो यहाँ ध्यान देना है आपको कि हमने सीखा है कि हमें जब भी ग्रेटर एंड इक्वल का यहाँ दे दिया जाए तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये वाला चीज सही हो, या तो ये डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा या तो फिर नहीं दिख रहा होगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये वाला कंक्लूजन जो होता है ना ग्रेटर इक्वल वाला, वो सही हो, ठीक है। अब यहाँ देखो S इज ग्रेटर इक्वल देन T, S लेस इक्वल देन T है, और यहाँ पर T इज लेस इक्वल देन है। अब देखो T से M जा सकते हैं, M से T जा सकते हैं, ठीक है। T से M चले गए, T से M चले गए,
और m से हम यहाँ आ सकते हैं कि नहीं s तक, तो m से लेस देन है s, m से लेस देन है माने कि इस तरह से साइन आ रहा है कि नहीं, देखो इसका और इसका साइन देखो, आप जंप करके भी देख सकते हो, m और s का देखो, m इज ग्रेटर देन s आ रहा है कुछ इस तरीके से, तो t और s का रिलेशन कोई एस्टैब्लिश नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बिना देरी किए, यहाँ पर आपको कंक्लूजन देता है कि g इज ग्रेटर देन l, g l से बड़ा है। अब g l से बड़ा है, ये चीज मुझे कैसे दिखेगी, g l से बड़ा है, g से h जा सकती हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, g से h चले जाओ, ठीक है, h से s चले जाओ, और s से कहाँ चले जाओ, n से ले जाओ, ठीक है। तो g इज ग्रेटर देन h दिख रहा है यहाँ पर आपको, और h और s में क्या रिलेशन दिख रहा है, इस तरह से। यहाँ पर ही अगर रिवर्स आ गया है तो फिर आगे जाने का सवाल नहीं है ना। अब यहाँ पर ये रिवर्स मिल जाता अगर हमें, तो आगे जाने का सवाल ना होता। अब यहाँ पर s और l का रिलेशन ये है कि m और s तो सेम है, और इससे बड़ा या बराबर है l। देखो रिवर्स साइन मिल गया है यहाँ पर, ठीक है। जब भी रिवर्स साइन मिल जाएगा, ये चीज देखो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं, अगर आप ध्यान दो ये दोनों साइन इधर की ओर जा रहे हैं, जबकि ये साइन इधर की ओर जा रहा है, यानी कि जी एंड एल का क्या सीन हो गया, नो रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे कहता है ओ एंड एफ वाला ग्रेटर इक्वल देन ओ। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये वाला जब चीज दिया रहता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये सही हो जाए, ठीक है। अब फिलहाल यहाँ देख लेते हैं क्योंकि इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, तो देखते हैं क्या है यहाँ पर, एफ इज ग्रेटर इक्वल देन ओ। एफ और ओ का रिलेशन देखना है, एफ से मैं एच गई, ठीक है, कुछ मुझे इस तरह से मिला, एफ से एच, मुझे जाना कहाँ तक है, ओ तक। एफ से मैंने शुरू, जिसकी तरफ साइन खुला हुआ था उस तरफ से मैंने शुरू किया, एफ इज ग्रेटर देन एच, एंड एच से मुझे ओ तक जाना है, तो एच इज ग्रेटर देन ओ। ये चीज क्लियरली मिल रहा है, देखो यहाँ पर क्लियर मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला साइन तो एस्टैब्लिश नहीं हो सकता, यहाँ पर अगर ये दिया रहता तो मैं मान लेती, बट ये चीज तो गलत हो जाएगी, है ना, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये आपकी इनइक्वालिटी के सवाल हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये आपका एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखो एसबीआई पीओ में या क्लर्क का भी पेपर देने जाओगे आप, तो आपके सामने ऐसे ही होगा कि लगातार 20 से 25 नंबर के आपको सिटिंग अरेंजमेंट या पजल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप को तैयार करके ले चलो पहले से। ये सब चीजें इतना बहुत बहुत बड़ी चीज, कठिन चीज नहीं है, आपको बस करने की जरूरत है, वो है प्रैक्टिस, ठीक है। अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर ये सब चीजें जब सामने आएंगी तो पैनिक नहीं होगे आप लोग, ठीक है। इनको अपनी आदत बना लो, और आदत बना के जाओगे तो फिर कोई आपको हरा नहीं सकता है, ठीक है। चलो मोटिवेशन बहुत हो गया, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन देख लो एक बार। आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। चलो बिना देरी के हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है सभी को? हालांकि देखो यहाँ पर दिया हुआ है 6%, 6% वर बोर्न ऑन टू डिफरेंट डेट, आइदर 5 और 24। दो डेट्स दी गई है, एक ऑड डेट है एक इवन डेट है, विद मंथ, विद 3 मंथ, that is January, April and May. No two person were born on same date. Each of them lives on a different city. Okay. यहाँ पर 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं, जस्ट लाइक डेट भी दी गई है इनको, और इसके अलावा इनकी सिटी भी दी गई है। तो ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है भाई, ओके। चलो ये क्वेश्चन का मेन इंफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, जो मेन क्लूज आते हैं वहां से मैंने ओपन किया हुआ है इस समय। अब देखो यहाँ दिया हुआ है J was born on an odd number date in a month having an odd number of days। सबसे पहले ये चीजें जब अगर हमें चाहिए होगी ना, तो इन्हें हमें बनाना पड़ेगा, प्लॉटिंग करने के लिए हमें जगह बनानी पड़ेगी। तो प्लॉटिंग करने के जनवरी, अप्रैल और मई था ना मंथ हमारे पास, जनवरी, अप्रैल एंड मई, ठीक है। उसके अलावा हमें डेट दी गई थी 5 एंड 24, ठीक है, 5 एंड 24, एक इवन और एक और डेट दी गई है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इनको अलग कर लिया है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि कितने प्रोजेक्शंस बन रहे हैं, पर जितने भी बनेंगे मुझे उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्लू पढ़ने चाहती हूँ, ठीक है। J was born on an odd number date। odd number date क्या होती है, 5 और 24, दो डेट्स दी गई है, तो odd number date is 5, ठीक है। J5 को रखना है हमें, एंड मंथ हैविंग एन odd number of days, और उस मंथ
ऑड नंबर ऑफ डेज है। ऑड नंबर ऑफ डेज किस में होते हैं, वही 31st वाला सीन है यहाँ पर, या 29 वाला। तो 31st वाले दिए गए, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये वाला जो है ये इवन है, 30 वाला है, बाकी दोनों जो है वो ऑड है ना। अगर बाकी दोनों ऑड है तो चलो रख के देखते हैं कि इन दोनों में से किसी एक 5 तारीख को जे रखना है हमें, ठीक है। तो मेरे पास तो दो ऑप्शन हो गए, अगेन मुझे क्या लेके चलना पड़ेगा, प्रोजेक्शंस। जे मैंने यहाँ रख दिया, जे मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि जे एंड द वन हु लिव्स इन गोवा, three person were born between J and गोवा। जे और गोवा के बीच में साफ साफ दिया है कि 3 पर्सन रह रहे हैं, ठीक है। तो जे और गोवा के बीच 3 पर्सन, यानी कि 2 तो ये हो गया, तीसरा ये हो गया, गोवा कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले सीन में 1 and 2 and 3 एंड गोवा कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, बोलता है कि E was born on an odd number date but does not live in गोवा। E odd में तो है बट गोवा नहीं है, ठीक है, मतलब गोवा सिटी से बिलोंग नहीं करता। तो E एंड गोवा कहाँ पर आ जाएंगे, गोवा तो ऑलरेडी रखा हुआ है, E को मैं यहाँ दे देती हूँ, और इस वाले सीन में E कहाँ आ जाएगा, E इस वाले में ही आ जाएगा, क्योंकि देखो ये वाली जगह जो है वो गोवा में E नहीं आएगा, एंड यहाँ ऑलरेडी J एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर क्या होगा, बीच में ही आएगा। देन आगे पढ़ते हैं, आगे कहता है कि the one who lives in Mumbai was born 3 person after E, 3 person after E। अब देखो ये जब आपको इस तरह से क्लू दिए जाएंगे, 3 person after समथिंग एंड 3 person बिफोर समथिंग, तो वहां पर आपको आफ्टर, बिफोर, बिलो, अबव में आपको इससे एक कम करके पर्सन लेके चलना पड़ेगा। यहाँ दिया गया the one who lives in Mumbai was born 3 person after E। तो E के बाद 2 का गैप करो, देन मुंबई को रख दो सीधा सीधा, ठीक है। तो E के बाद 2 का गैप करा और मैंने यहाँ मुंबई को रख दिया, ठीक है। फिर मैंने E के बाद 2 का गैप किया, फिर मैंने मुंबई को रखना है, तो 1 and 2 यहाँ पर मुंबई को रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या सीन है भाई कि M was born immediate before the one who lives in Delhi। दिल्ली के जस्ट पहले M है, तो यहाँ पर दिल्ली होगा अगर, और उसके जस्ट पहले M, ठीक है, इस तरह से। देन आगे दिया इट डज नॉट लिव इन दिल्ली, ई दिल्ली नहीं है, यानी कि आप दिल्ली और M को यहाँ नहीं रखोगे, ठीक है। दिल्ली यहाँ नहीं होगा और M यहाँ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है M was born immediately before the one who lives in Delhi, he does not live in Delhi, the number of person born after M is 1 more than the number of person before the one who lives in मेरठ। M के बाद आने वाले पर्सन एक ज्यादा है मेरठ के ऊपर आने वाले पर्सन से। M को ऐसी कहाँ जगह, M को इस ऐसी कौन सी जगह रख दी जो इसके नीचे +1 आए, कंपैरिजन टू मेरठ, ठीक है। मेरठ के ऊपर एंड M के नीचे वाले जो है ना +1 है, ठीक है, मेरठ की कंपैरिजन। अभी इस क्लू को रखूंगी ना, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ आगे देखते हैं आगे क्या क्लू दिए हुए हैं। फिर यहाँ ये भी दिया है the one who lives in मेरठ was not born in an odd number date। मेरठ जो है वो odd number नहीं है, that is 24, यानी कि वो 24 में होगा। उसके बाद 3 person were born between the one who lives in मेरठ and N। मेरठ ऐसी जगह रखना ना भाई बहन, मेरठ ऐसी जगह रखना कि मेरठ और N के बीच में इस तरह से 3 लोग आ जाएं किसी तरह से, चाहे इसको ऊपर रखना पड़े चाहे इसको नीचे रखना पड़े, ठीक है। एंड लास्ट क्लू इज H was born immediate before the one who lives in आगरा। H आगरा के जस्ट ऊपर रख रहा है विदाउट एनी गैप, तो यानी कि कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ठीक है। ग्रीन वाली क्लू हमने पुट नहीं किया, अब हम पुट करके देखते हैं कैसे बनेगा ये। अगर सबसे पहले हमें M एंड दिल्ली को रखना पड़ेगा, M और दिल्ली को कहाँ रख सकते हैं जरा देखो। M को अगर मैंने यहाँ रखा, M दिल्ली, M को यहाँ रख सकते हैं क्या, अगर मैं दिल्ली को यहाँ रख दूं, ठीक है। इस वाले में M और दिल्ली को कहाँ रख सकती हूँ, यहाँ रख सकती हूँ कि नहीं, M यहाँ रख दिया मैंने और दिल्ली तो नीचे आएगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। M और दिल्ली और कहीं आ सकता है, M और दिल्ली, दिल्ली E को देना नहीं है, ध्यान रखना, M और दिल्ली, M और दिल्ली नहीं पॉसिबल हो रहा है, मुझे लग रहा है इसमें पॉसिबल नहीं हो रहा है ना। M और दिल्ली अच्छा और कहीं पॉसिबल हो सकता है, एक यहाँ भी M और दिल्ली पॉसिबल हो सकता है, M यहाँ एंड दिल्ली यहाँ। फिलहाल हम इस वाले को लेकर के चलते हैं,
फिर यहाँ दे रहा है आपको कि एम के नीचे वाले पर्सन जो है ना वो एक ज्यादा है मेरठ के ऊपर वाले से। तो एम के नीचे 2 पर्सन आ रहे हैं तो मेरठ के ऊपर 1 पर्सन आना चाहिए, है ना। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी बनाना है, तो हम ज्यादा सोच विचार में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। मेरठ को रख दिया, मेरठ आना चाहिए 24 को, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे 24 को मेरठ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और कौन सा क्लू बच रहा है, एक हमारा बच रहा है एच एंड आगरा। एच और आगरा यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद मेरठ और एन के बीच में 3 पर्सन थे, मेरठ और एन के बीच में, तो 1 2 एंड 3 यहाँ पर होना चाहिए एन, तो हमने यहाँ पर एन को रख दिया। अब हमारे पास बच रहा है एक सिटी और साथ ही साथ एक हमारे पास एलिमेंट बच रहा है, तो जो हमें जरूरत होगी उतना हम ले लेंगे। जैसे यहाँ से देख लेते हैं, रामपुर बच रहा है यहाँ पर, और एक जो एलिमेंट है वो के है। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इन रामपुर, तो रामपुर में कौन रह रहा है ये आपको बताना है, तो रामपुर तो मैं यहाँ रख दूंगी, ठीक है। और यहाँ के आ जाएगा, रामपुर में कौन रह रहा है इस हिसाब से, तो रामपुर में देखो तो एम रह रहा है, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाले का भी अप्रोच यही होता है, ये वाला क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो पहली बात तो आपका डेट करेक्ट ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना होता है, ऑड इवन वाले डेट्स का, ऑड इवन वाले मंथ का। अगर यहाँ पर आप गलती करोगे तो क्वेश्चन जीवन में बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन सामने आ जाए तो पहले तो दिमाग इस जगह पर खोलना कि आपको ऑड इवन का ध्यान रखना है। जस्ट लाइक बोला गया था ना क्लू यहाँ पर कि ऑड नंबर डेट, बट यहाँ पर दिया है एंड वन हु लीव्स, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ठीक है, ये वाला क्लू। J was born in an odd number date in a month having an odd number of days। तो odd number of days कौन कौन से मंथ हैं, जस्ट लाइक अगर यहाँ ये बोल दिया जाता 2019 का या 2020 का कोई लीप ईयर दिया जाता है ना, ऐसा होता है मोस्टली कि आपको लीप ईयर दिया जाता, 2020 का दे दिया, 2016 का दे दिया, 24 का दे दिया, और बोला गया कि इसके जो ऑड नंबर मंथ है और जिसमें ऑड नंबर ऑफ डेज है ऐसे मंथ में आपको रखना है, और जनवरी टू अगस्त दिए हुए हैं 8 महीने, तो आप फेब को भी यूज कर सकते हो उस जगह पर, ठीक है। ये कहने का मतलब था कि फरवरी जो होगी 29 की होगी अगर, तो वो भी एक ऑड मंथ बन गया उस साल का, है ना। क्लियर। आप चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये है आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, और अगर ये आएगा तो इस पर बेस्ड डेफिनेटली 2 या 3 आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको बना लो, देख लो, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। चलो आई होप आपने देख लिया होगा सभी ये क्वेश्चन। चलो अब मैं मेन इंफॉर्मेशन पर आ जाती हूँ। यहाँ पर अविका नाम की लड़की है जो स्टार्ट कर रही है क्वेश्चन को। अविका स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर होम टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट। अब इसका क्या मतलब होता है कि वो ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ये जो कह रहा है टुवर्ड द ईस्ट, इसका क्या मतलब है, कोई कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं लाना है। आपको ये सोचना है जिस तरफ बोल रहा है ना, जिस दिशा में बोल रहा है, टुवर्ड द ईस्ट, टुवर्ड द वेस्ट, टुवर्ड द नॉर्थ, उस दिशा में आपको फर्स्ट स्टेप चलाना है, ठीक है। एंड शी वॉक्स फॉर 6 मीटर। अभी तक उसने ये नहीं बताया था कि कितना चली है। अब नेक्स्ट टाइम में उसने देखो यहाँ पर बताया हुआ है शी वॉक्स 6 मीटर, यानी कि ये कह रहा है कि वो ईस्ट की ओर चली, तो लेकिन कितना चली, 6 मीटर चली, ठीक है। तो यही से आपको जस्ट स्टार्ट कर लेना है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, 6 मीटर से स्टार्ट कर दिया मैंने इस तरह से, और लड़की यहाँ पर चल करके आ गई। ईस्ट हमारा हमेशा इस साइड होता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है, अगर आप बिगिनर हो या कोई भी कंफ्यूजन है, तो डायरेक्शन जरूर लिख लेना ताकि आगे गलती ना हो क्वेश्चन में, ठीक है। देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 7 मीटर। अब देखो लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन अभी दूर कर देती हूँ। अगर आप इस दिशा में चल रहे हो और आपका फेस इधर की ओर है, तो आपका लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा ना, यानी कि ये जो लड़की टर्न लेगी ना, ये भी ऊपर की तरफ ही लेगी, यानी कि इस साइड होगी, क्योंकि इसका फेस जो है वो इधर की ओर है। जिधर आप पेन देख रहे हो ना मेरा, तो इसका लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो लेफ्ट टर्न लेती है, वॉक्स फॉर 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर चल रही है तो इससे थोड़ा ज्यादा चलेगी ना, ठीक है। अब ये लड़की यहाँ पर, और इसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ। आगे बढ़ते हैं, और देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 3 मीटर टू रीच हर आंट हाउस।
वो क्या करती है, राइट चलती है, देन वहां पहुंच करके राइट चलेगी और 3 मीटर चलेगी और अपने आंट के हाउस पर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से वो 3 मीटर राइट चलेगी। आप देखो ये ऐसे चल रहा है, लेट्स सपोज, तो इसका राइट किधर होगा, इस साइड होगा, लेफ्ट किधर होगा, इस साइड होगा, ओके। देन यहाँ पर ये 3 चली और यहाँ पर है क्या, आंट हाउस, ठीक है। इसको लिखना जरूरी इसलिए भी है, एच मैंने लिख दिया है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर वो पूछ लिया जाए कि उसका घर जो था वो आंट हाउस से कितना दूर था, किस दिशा में था, तो ये चीजें आप मिस नहीं करोगे क्वेश्चन में, ये फालतू नहीं होता है, ठीक है। After spending some time at her aunt house, she takes 2 consecutive turn of right and left respectively of 3 and 3 मीटर। अब देखो यहाँ दिया गया है कि ये यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और उसके बाद ये चलना फिर से स्टार्ट कर दी है और कितना चलिए 2 consecutive टर्न ली है। 2 consecutive मतलब 2 लगातार मुड़ी है। कितना कितना डिस्टेंस दिया है, 3 and 3, पहले राइट 3 देन लेफ्ट 3, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से राइट मुड़ेगी तो राइट 3 चलेगी तो कितना आ जाएगा, इतना लगभग आ जाएगा। और उसके बाद लेफ्ट मुड़ी, तो आप जब लड़की नीचे की तरफ देख रही है, ऐसे देख रही है नीचे की तरफ, तो उसका लेफ्ट इधर होगा ना। जब लेफ्ट इधर होगा तो एक और टर्न करा देते हैं 3 का, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, कंसेक्यूटिव टर्न तो उसने ले ली है राइट एंड लेफ्ट के, देन शी टेक्स 2 consecutive राइट टर्न, देन इसके बाद वो 2 लगातार राइट टर्न लेती है फिर से, ठीक है। 2 लगातार, अब चलती कितना है, टर्न तो ले लेगी भाई, लेकिन चलेगी कितना, ये आगे दिया हुआ है, एंड वॉक्स 5 and 4 रेस्पेक्टिवली। इसका ये मतलब होता है कि अगर वो 2 बार राइट चलेगी तो पहली बार में 5 चलेगी, फिर सेकेंड टाइम में 4 मीटर वो चलेगी, ठीक है। तो पहले वो राइट की तरफ कितना चलेगी, 5 चलेगी, तो 5 चलेगी अगर, तो ये यहाँ पर कुछ आ जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा मैंने कर दिया है क्योंकि ये 7 था और ये 3 और 5, ये 5 चल दी। देन एक और बार राइट मुड़ी, 2 कंसेक्यूटिव टर्न्स थे, है ना। एक बार वो 4 चली है, देखो तो देखो अगर यहाँ ध्यान से, तो 3 और 3 6 है, तो लगभग इस डिस्टेंस से थोड़ा कम, यानी कि ऐसा। अब ये नीचे की तरफ है तो इसका राइट इस साइड होगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन करते रहो। देन आगे दिया हुआ है कि टू रीच अ मेडिकल शॉप, यहाँ पर मेडिकल शॉप है एक्चुअल में दिया हुआ है, ठीक है भाई। From the medical shop, she turned left and walked for 8 meters to reach her final destination. अब मेडिकल शॉप से ये लेफ्ट जाना है। अब देखो ध्यान से देखना, टर्न कैसे लेना है। ये लड़की इधर की ओर देख रही है, ठीक है, तो इसका फेस इधर की ओर होगा, राइट। अब इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, और मुझे लेफ्ट लेने को बोला गया है तो मैं किधर चलूंगी, इधर विद 8 मीटर, तो ये इतना आ जाएगा लगभग, ठीक है, क्लियर। अब ये जो डायग्राम हमारा बना है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। जस्ट लाइक यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अविका की आंट के घर के सापेक्ष में, मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मेडिकल शॉप विद रिस्पेक्ट टू हर आंट हाउस। अब देखो मैंने जो अभी आपको क्लू दिया था ना, हिंट दिया था, वैसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मेडिकल शॉप विद रिस्पेक्ट टू हर आंट हाउस, आंट हाउस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, संदर्भ में। जब ऐसी चीजें बोली जाती है ना, रिस्पेक्ट टू हर आंट हाउस, तो इसका मतलब क्या होता है कि आंट हाउस की नजर से देखो कि मेडिकल शॉप कहाँ पर है। सिंपल, आंट हाउस पर बैठ जाओ और किसको देखोगे, मेडिकल शॉप जो पहले पूछा गया है ना, उसको देखोगे वो है कहाँ। चलो देखते हैं फिर, आंट हाउस कहाँ पर है, यहाँ पर, और मेडिकल शॉप कहाँ पर है, यहाँ पर। देखो जरा, क्या ये और ये बराबर है, ये तो 4 था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज थोड़ा सा तिरछा जा रही है ना, ऐसे जा रही है, एकदम सीध में नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो था वो 3 था एंड ये 4 था। बात समझ रहे हो आप। देखो मैं फिर से दिखाती हूँ, यहाँ से अगर बैठ करके देखोगे तो मेडिकल शॉप जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इसके सीध में नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो सीध में तो इतना आ रहा है, ये आपका यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर यानी कि ये कौन सा दूर, ये डायरेक्शन होता है, ये जरा बताना। तो ये डायरेक्शन होता है साउथ और वेस्ट के बीच का, यानी कि साउथ वेस्ट। थोड़ा सा भी तिरछा होगा तो आप उसको साउथ नहीं बोलने लग जाओगे, आपको साउथ वेस्ट बोलना है, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर,
ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आई होप आपने भी इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। रेडी हो आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अकेला सिंपल सा आ गया, ऑड वन आउट, जो आपको इस हिस्से में भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें करना क्या होता है, एक अलग दिखने वाले पेयर को, ऑप्शन को चूज करना होता है। वो किसी भी लॉजिक पर बेस्ड हो सकता है। बेसिकली होता क्या है, तो प्लेस वैल्यू पर बेस्ड होता है, या वोवेल कॉन्सोनेंट पर बेस्ड होता है, या ऑपोजिट वैल्यू पर बेस्ड होता है। ठीक है, कौन कौन से लॉजिक मैंने बताया आपको? प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू पर बेस्ड हो सकता है, या फिर ऑपोजिट पर बेस्ड हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा वोवेल एंड कॉन्सोनेंट पर बेस्ड हो सकता है। चलो यहाँ देखते हैं कौन सा लॉजिक यहाँ सुटेबल है। डी एच डब्ल्यू, ठीक है, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू होता है वैसे, एंड एच तक जाने में इसको कितने स्टेप्स चलना पड़ रहा है? ये तो ऑपोजिट हो गए, और यहाँ पे दिख रहा है जे और यू भी ऑपोजिट है, एल और ओ भी ऑपोजिट है, अरे वाह, ए एंड जेड भी है, जी एंड टी भी है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एंड थर्ड आर ऑपोजिट टू ईच अदर। देन ये जो बीच वाला आ रहा है, इसका सीन क्या है ये देखते हैं। डी में हम कितना जोड़ेंगे कि एच पर पहुंच जाएंगे? डी की वैल्यू है 4। अगर आप ऐसे देखो 4, 8 और 23, ये तो एक दूसरे के अपोजिट है, पर हमें ध्यान सिर्फ यहाँ पर देना है। ठीक है, मैंने 4 में 4 प्लस किया तो मैं एच पर पहुंच गई। मैंने जे की वैल्यू 10 थी, प्लस 4 किया तो मैं एन पर पहुंच गई 14। मैंने एन में 12 में 4 प्लस किया तो मैं 16 पर पहुंच गई। ठीक है, ये सारे सेम लॉजिक फॉलो कर रहे थे। मैं 1 पर थी, मैंने 4 जोड़ दिए, मैं 5 पर पहुंच गई। अब मैं जी और जे पे आई, तो जी इज 7 एंड जे इज 10। यहाँ पर मुझे अगर आप ध्यान से देखो तो कितना जोड़ना पड़ रहा है? 3। तो यानी कि इन सब में क्या हो रहा है? +4 हो रहा है फर्स्ट से सेकंड में जाने में। ठीक है, बट यहाँ क्या हो रहा है? +3। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। क्लियर? समझ रहे हो आप लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अगर आपको सेट मिलेगा देखने को ना, तो डेफिनेटली पीओ लेवल पर मिलेगा, तो अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज मिलेगी। दैट मींस उसमें तीनों चीजें होंगी। ठीक है, और उसका जो सेट मिलेगा वो 5 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो सबसे इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, देखते हैं। इफ ईच सिंबल एंड वोवेल इज रिमूव्ड एंड द रिमेनिंग एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द सेम ऑर्डर। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम सारे सिंबल्स एंड सारे वोवेल्स को यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, या फिर डिलीट कह सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आप बाकी चीजें सेम ऑर्डर में वैसे की वैसे ही रहने दो। Then which element will be 12th from the left hand? तो कौन सा वाला एलिमेंट जो होगा वो 12th from the left होगा। लेफ्ट से देखना है, बाएं हाथ की तरफ से देखना है। ठीक है, और आपको क्या इग्नोर करना है? सिंबल्स एंड वोवेल्स याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, और इधर से हम सिंबल एंड वोवेल्स को इग्नोर करते हुए चलेंगे। ओके, सिंबल्स एंड वोवेल्स को इग्नोर कर देना, जस्ट 1 2, देन इसको हमें इग्नोर कर देना है 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, फिर 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, फिर 14 हो गया। अच्छा हमें चाहिए क्या था? 12 चाहिए था ना। अब हम वहां पर देखो एग्जाम में क्या होता है, हमें कंप्यूटर स्क्रीन मिलती है, जो मॉनिटर मिलता है, उसमें हमें पेन नहीं चलाना होता कि पेन चला चला के क्रॉस कर दे, है ना। ये थोड़ा सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है वहां पर, पता चले एग्जाम से ही बाहर निकल गए। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर से देख लेते हैं, अब वहां करोगे या फिर पूरी सीरीज नोट डाउन करोगे? बिल्कुल भी नहीं, आपको कंसंट्रेशन के साथ देखना है और कोशिश करना है कि देखकर ही आप डिलीट कर पाओ। जैसे मैंने पेन चलाया वो आपको वहां नहीं चलाना है, जस्ट लाइक मैं हटा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना। ठीक है, आपको यहाँ पर वोवेल और दूसरा देखो, वोवेल यहाँ पर सिर्फ एक है ना, और तो मुझे कहीं वोवेल यहाँ तक दिख नहीं रहा है, और सिर्फ मुझे यहाँ पर इग्नोर क्या करने हैं? सिंबल्स इग्नोर करने हैं। तो यहाँ ध्यान देना जरा कि हमें क्या इग्नोर करना है? सिंबल्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एच हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। एच यानी कि ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के आपको 5 क्वेश्चन और देखने को मिलते हैं, मतलब टोटल 5 मिलते हैं। जिस लाइक कि लेफ्ट से 14 एलिमेंट, राइट से 12th एलिमेंट के बीच में कौन सा एलिमेंट आ रहा है ना।
ठीक है, इस टाइप से आपको एटलीस्ट होता है इसमें। चल अब आ गया सिलॉग का क्वेश्चन। अगर सिलॉग का क्वेश्चन आता तो भी ये जब भी ग्रुप में आएगा तो 4 या 5 क्वेश्चन लेके आएगा, तो अच्छा है ना, चांदी हो गई आपकी। फिर 4 या 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर सिलॉग के, तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं क्या पूछा गया है। सबसे पहले दिया गया ऑल बैग आर पर्स। चलो डायग्राम बना लेते हैं। सारे बैग जो है वो क्या है, पर्स है। एंड उसके बाद ऑल पर्स आर वॉलेट। सारे पर्स जो है वो क्या है, वॉलेट है। ठीक है भाई। नो वॉलेट इज अ पॉकेट। कोई भी वॉलेट जो है वो पॉकेट नहीं है। ठीक है, अगर मैंने वॉलेट को पॉकेट से क्रॉस कर दिया है तो कंक्लूजन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। कंक्लूजन्स आर ऑल बैग्स आर वॉलेट। सारे बैग जो है वो वॉलेट है। तो देखो बैग यहाँ पर है, वॉलेट का सर्कल इतना बड़ा था जिसके अंदर बैग में सामान गया है, तो ये चीज सही हो जाएगी भाई। देन सेकंड इज सम पॉकेट्स आर बैग। कुछ पॉकेट जो है वो बैग है। देखो पॉकेट ने रिलेशन जो खत्म किया था ना, वो बड़े वाले सर्कल से खत्म किया था। तो बड़े वाले सर्कल से जब कोई रिलेशन खत्म होता है ना, तो उसके अंदर आने वाले छोटे छोटे ये कीड़े मकोड़े जो है ना, वो भी रिलेशन खत्म कर देते। तो इसका मतलब ये इसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर कुछ भी आ रहा होता तो वो भी पॉकेट के संपर्क में नहीं आ सकता था। ठीक है, तो यहाँ सम पॉकेट आर बैग्स की बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चल ठीक है। यहाँ दिया हुआ है सम रिंग्स आर नेकलेस। कुछ रिंग जो है वो नेकलेस है। अगर कुछ रिंग नेकलेस है तो हमें ऐसे बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, सम नेकलेस आर बैंगल्स। कुछ नेकलेस जो है वो बैंगल्स है, ये हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, देन लास्ट लाइन में कहती है नो बैंगल इज अ ब्रेसलेट। कोई भी बैंगल जो है वो ब्रेसलेट नहीं है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हम चलते हैं कि कंक्लूजन क्या कहते हैं। याद रखना, अब देखो इससे इस तरह का डायग्राम जो बनता है तो होता क्या है कि ये जो बैंगल्स है ना, ये ब्रेसलेट से रिलेशन में नहीं है, कोई डाउट नहीं है इस बात में। लेकिन ये जो नेकलेस वाला सीन है, इसका थोड़ा पोर्शन जो दिख रहा है ना, इसमें चला गया है, वो भी इसमें नहीं जा पाएगा। बट ये वाला सर्कल जो है वो इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, सिवाय इसके। ठीक है, अब कंक्लूजन पढ़ो। सम रिंग आर बैंगल्स। कुछ रिंग जो है वो बैंगल है, ये इसमें है कह रहा है। अब ये चीज हो तो सकती है, बट ऐसा होता हमें दिख तो रहा नहीं है, तो हम उसको नॉट फॉलो कर देते हैं। जब कोई चीज हमें यहाँ दिखती नहीं है तो हम नॉट फॉलो कर देते हैं। ठीक है, सम नेकलेस आर नॉट ब्रेसलेट। कुछ नेकलेस ब्रेसलेट नहीं है। मैंने आपको पहले ही ये चीज दिखा दी थी भाई कि ये चीज इसमें है, ठीक है, नहीं जाएगा। बट ये जो पोर्शन इसमें जा रहा है ना, इसकी वजह से ये सम नेकलेस जो है वो ब्रेसलेट में नहीं जाएगा, क्योंकि इसने कहा भाई हम बैंगल तुम्हारे साथ रहेंगे, और बैंगल ने कहा अगर मेरे साथ रहोगे तो ब्रेसलेट में नहीं जाने को मिलेगा। तो इसने कहा मुझे मंजूर है, और उसी के बाद ये वाली चीज सही हो गई कि सम नेकलेस आर नॉट ब्रेसलेट। कुछ नेकलेस जो गद्दार थे, बैंगल्स के पास चले गए थे, वो ब्रेसलेट में जाएंगे ही नहीं, जा ही नहीं पाएंगे, तो जाएंगे क्या, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया सारे स्टार मून है। सारे स्टार अगर मून हो जाएंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा, है ना। गोल वाला मून है, वो पूर्णिमा का चांद होता है ना, जैसे वैसा कुछ, है ना। ठीक है, अब आप कहोगे स्टार तो वैसा नहीं है। अरे भाई थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। ऑल मून आर प्लैनेट। सारे मून जो है वो क्या हो जाएंगे, प्लैनेट हो जाएंगे। ठीक है भाई। देन नो प्लैनेट इज सन। कोई भी प्लैनेट जो है वो सन नहीं है, तो प्लैनेट का रिलेशन सन से क्रॉस कर दिया है। इस तरीके का जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेन कंक्लूजन जो देता है वो इन दोनों का रिलेशन इससे जोड़ने को कहेगा, या इसको इसके अंदर भेजने को कहेगा। बस यही निकल के आता है इस तरीके के डायग्राम, जब बाहर वाले से रिलेशन टूटता है। बाहर वाले से रिलेशन मतलब कि इससे रिलेशन टूटता है। आपके रिलेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, इसके रिलेशन की बात हो रही है। ऑल स्टार आर प्लैनेट। सारे स्टार जो है वो प्लैनेट है। अगर सारे स्टार प्लैनेट है तो स्टार कहाँ पर थे, ये हमारे स्टार थे। ठीक है, मैं भूल गई हूँ, स्टार ये थे, सन ये था। ठीक है, ऑल स्टार आर प्लैनेट। देखो मैंने कहा ना कि जब बाहर वाले से रिलेशन तोड़ता है तो बार बार ये पूछता है, जानबूझ के हमें टीज करता है, हर्ट करने के लिए फिर से पूछता है कि भाई स्टार के पास जाते हो क्या तुम सन। ऑल स्टार आर प्लैनेट। सारे स्टार प्लैनेट है क्या। अच्छा, पहले वाले में ऐसा कुछ नहीं पूछा है। पहले वाले में ये कहता है कि स्टार सारे प्लैनेट है क्या। तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में, देखो जरा, कि अगर कोई चीज ये मान लो प्लैनेट है और इसके अंदर कुछ भी ऐसे आ रहा है, ठीक, तो सारी ये वाली चीजें जो है ना, सारी ये बड़े वाले के अंदर ही कहलाएंगी। ठीक है,
तो वही चीज यहाँ पर भी है। देखो ये पूछ रहा है ऑल स्टार आर प्लैनेट, सारे स्टार प्लैनेट है क्या? तो हाँ हम कहेंगे सारे स्टार भी प्लैनेट है और सारे मून भी प्लैनेट है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी हमारी करेक्ट। देन सेकंड इज सम सन आर मून, कुछ सन जो है वो मून है। देखो ये चीज यहाँ पर टीज कर रहा है हमें। जब इसको पता है कि सन वाला पार्ट प्लैनेट के अंदर पूरा कहीं नहीं जाएगा, तो ये क्यों पूछ रहा है सम सन आर मून? सम सन आर मून यानी कि ये कह रहा है भाई क्यों सन मून के पास जाते हो क्या? जानता है मून प्लैनेट के अंदर में, तब भी पूछ रहा है। तो भाई हमें मना करना पड़ेगा, मून बनाए या जो बनाए, है ना। ठीक है, कोई भी सन जो है वो प्लैनेट मून एंड स्टार में नहीं जा सकता। ठीक है, मजा आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं। ओहो, आगे एक और क्वेश्चन आ गया है। 8 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। स्क्वायर टेबल, स्क्वायर शेप टेबल। स्क्वायर शेप टेबल है, डबल डायरेक्शन है क्या? With 4 persons sitting at the corner and 4 persons sitting in the middle of each side. The person who sit at the corner faces inside, and the person who sit in the middle faces outside. Wow. All person equal distance to each other. अच्छा, सारे जो पर्सन है एक बराबर दूरी पर बैठे हैं। 4 पर्सन कॉर्नर पर है, 4 पर्सन मिडिल में है। आगे भी कुछ दिया है क्या? ओके, यहाँ पर यही दिया है कि जो बीच में बैठे होंगे, मिडिल में, साइड में बैठे होंगे, वो जो होंगे वो पर्सन आउटसाइड देख रहे हैं, बट जो कॉर्नर्स पर होंगे वो इनसाइड देखेंगे। करेक्ट। अब आपको ये क्वेश्चन बनाना है। चलो ये क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा होगा। चलो सॉल्व करके बताओ इनमें से क्या है। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश भी करी होगी। चलो मैं दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो क्या अप्रोच आपको यूज करना है। ओके, 8 पर्सन्स एम से लेकर टी। अच्छा ये एक बात बताओ जरा, ये होता है क्या? जैसे आप क्वेश्चन बना रहे हो और आपको थोड़ा सा भी हिंट मिल रहा है कि ये आपसे बनने वाला नहीं है, और सामने वाला ये कहते चलो कोई बात नहीं भाई तुम छोड़ो मैं बताती हूँ कैसे बनेगा, तो अंदर से ना एक एनर्जी दौड़ने लगती है कि भाई मुझे कहना भी नहीं पड़ा, और देखो मैडम ने खुद ही कह दिया कि मैं बताती हूँ। चलो कम से कम उन्हें ये तो नहीं लगेगा मुझे आता नहीं था, मैं तो कोशिश कर ही रहा था ना, है ना। ये होता है क्या? होता होगा, मेरे साथ भी होता था एक टाइम पे। 8 पर्सन्स एम से लेकर टी तक है, सिट अराउंड स्क्वायर शेप टेबल। ठीक है, ये सब तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का। अब देखो सॉरी, अब देखो एक हमने क्या करा, एक स्क्वायर ले लिया। ठीक है, 2 स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर में बोला गया है कि आपको यहाँ पर रखना है पर्सन्स को और यहाँ पर रखना है। अब देखो डायरेक्शन कैसे फिक्स करोगे। अब अगर आप बिगिनर हो तो डायरेक्शन जरूर बना लोगे, ये वाली चीज। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो डायरेक्शन बना लोगे। डायरेक्शन बनाने का मतलब ये है कि इसको अंदर की तरफ कर दोगे, इसको बाहर की तरफ कर दोगे। अगर आप थोड़ा प्रो हो चुके हो या नहीं भी हुआ तो अभी भी 1 महीना है एग्जाम में, हो सकते हो प्रो। ठीक है, प्रो बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस इंस्टाग्राम बंद करके इधर फोकस करोगे तो प्रो बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, प्रो बनने के लिए क्या करना है, जिसके अंदर डायरेक्शन होती है उसकी पूरी लाइन जो है यहाँ तक ड्रॉ कर दो। ठीक है, और जिसके बाहर जिसको रखना है उसको यहाँ तक ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये उस टाइप में होता है जब फिक्स कर दिया जाता है कि कॉर्नर वाले इधर अंदर साइड फेस करके बैठेंगे और मिडिल वाले बाहर। ठीक है, तो प्रो बनने के लिए मैंने सिखा दिया है वो कैसे बनना है, और इसका डायरेक्शन ऐसे ही छोड़ दो, समझ जाना कि ये बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो अब कहता क्या है यहाँ पर, the person who sit at the corner faces inside and the person who sit in the middle। ये तो पढ़ ही चुके हैं भाई, इसमें क्या पढ़ना है, यहाँ से पढ़ते हैं ना। and sit second to the right of T and sit second to the right of T। जब तक हमें कोई अच्छा क्लू नहीं मिलेगा ना मजेदार वाला, तब तक हम यहाँ पर नहीं रखेंगे उसको, यहाँ पर रख के अपना प्लॉटिंग खराब नहीं करेंगे। ठीक है, and sit second to the right of, but अगर आप चाहो कि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से रख सकते हो कि यहाँ मैंने एन को रख लिया सेकेंड प्लेस पर। ठीक है, देन आगे कहता है टी हु सिट 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम पी। ये वाला क्लू आपको अक्सर समझ में नहीं आता है, मुझे ये पता है कि टी हु सिट 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम पी, 2 प्लेस दूर बैठा है पी से, कौन? टी। तो इसका मतलब बीच में कितने पर्सन होंगे? 1 पर्सन होंगे भाई, यहीं पर कंफ्यूजन था ना। टी और पी के बीच में 1 पर्सन होंगे। देन 3 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड टी, एम और टी के बीच में कितने हैं? 3 पर्सन है। ठीक है, आगे है क्यू सिट एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड टी। क्यू जो है एम और पी के ठीक बीच में बैठा है, एम और पी अगर यहाँ है, क्यू यहाँ बीचों बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, देन आगे कहता है कि एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। यहाँ पर भी आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, जीवन का सबसे बड़ा, कि ये एंड जो लिखा है किसके लिए लिखा हुआ है, तो क्यू सिट
एग्जैक्ट क्यू की तारीफें कर रहा था कि क्यू कहाँ बैठेगा, किसके बीच में बैठेगा, तो आगे वाला सेंटेंस भी क्यू के लिए है, ठीक है। कैसे पता, क्यू सिट एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड पी एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, और वही क्यू सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस बैठा है, जस्ट लाइक कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी तक हमें कोई बढ़िया क्लू नहीं मिला जिसे हम रख पाए, ठीक है। Then our face is inside, ये क्लू बढ़िया लगता है ना। क्यों अच्छा लगता है ये क्लू, क्योंकि इसमें डायरेक्टली बोल देता है भाई कि ये इनसाइड बैठेगा, यानी कि हम फिक्स कर पाएंगे कि ये बैठा कहाँ है आखिरकार, ठीक है। तो आर फेस इज इनसाइड, यानी कि कोने में या कॉर्नर पर बैठा होगा। एंड एज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, और वो पी का नेबर है, बहुत बढ़िया क्लू मिल गया है। आर कोने में बैठा है और पी का पड़ोसी बन के बैठा है। क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, क्यू और टी करीब करीब नहीं बैठे, ठीक है। ठीक, पता नहीं आपको क्या मजा आ गया इस क्वेश्चन में, मुझे तो नहीं आया। अभी बना के देखेंगे फिर पता चलेगा। आर कॉर्नर पर बैठा है, आर कॉर्नर पर बैठा है, तो मैंने इसको एक कॉर्नर दे दिया, ठीक है। दोनों दिशाओं में, दोनों प्रोजेक्शन में एक कॉर्नर दे दिया, आर को यहाँ पे बैठा दिया। देन आर की पड़ोसी पी है, तो पी को मैंने यहाँ बैठा दिया, पी को मैंने यहाँ बैठा दिया, ठीक है। पी वाले क्लू तो हमें बहुत सारे याद है, जैसे कि आपको यहाँ भी दिख रहा होगा। देखो डायरेक्शन आपको पता है पहले से, यहाँ नहीं बनाया वो अलग बात है, ठीक है। माइंड में याद रखना पड़ेगा कि ये बाहर ये अंदर, ये बाहर ये अंदर, ठीक है। पर यहाँ ध्यान करो, आपको क्या बोला गया था कि टी और पी के बीच में एक लोग है, और साथ ही साथ टी जहां भी रखोगे उसके सेकंड प्लेस पर एन है, सेकंड राइट पर एन है। तो अगर मैं टी को पी से एक की दूरी पर रखना, तो मैं यहाँ रख के देखती हूँ अगर, ठीक है। एक की दूरी मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, दो दो प्रोजेक्शन ध्यान में आ रहे हैं। बट यहाँ पर हम 4 प्रोजेक्शन बना के अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, एक ही एक एलिमेंट है, दोबारा से क्रॉस करके रखे जा सकते हैं। अगर मेरा मान लो यहाँ गलत हो गया, तो मैं फटाफट एग्जाम में क्रॉस करके तुरंत तुरंत रख लूँ, क्योंकि हमारा ये वाला और ये वाला तो फिक्स है, अब नहीं हिलेगा ये, ठीक है। तो टी और आर जो फिक्स है उनको आप सर्कल भी कर सकते हो, ध्यान रखने के लिए, प्रो करना है ना आपको, तो ठीक है। तो टी मैंने यहाँ रखा, टी और एम के बीच में 3 लोग थे। जब 8 लोग किसी व्यवस्था में बैठते हैं और बीच में 3 लोग होते हैं, तो होता क्या है, वो आमने सामने आ जाते हैं, है ना। तो आमने सामने आ जाते हैं, तो एम उठ के यहाँ बैठ गया, और यहाँ पर अगर मैंने टी को अभी नहीं रखा है कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं टी को यहाँ रखती हूँ तो एम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर रखती हूँ तो रख ही दिया फिलहाल के लिए। तो अब आगे देखते हैं, टी एंड पी के बीच में एक लोग है। अब टी और पी के बीच में एक लोग तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर टी के सेकंड राइट में एन था, सेकंड राइट, ये बाहर देख रहा है कि नहीं, प्रो लेवल बन चुके हो तो ध्यान होना चाहिए ना कि बाहर देख रहा है। टी के सेकंड राइट में कौन आ रहा है, एन आ रहा है, इनको यहाँ रख दिया, ठीक है। टी के सेकंड राइट में एन आ रहा है, यहाँ हमारी गड़बड़ हो गई है ना, यहाँ गड़बड़ हो गई, तो इसका दूसरा प्रोजेक्शन साथ में ही ले लो, क्या दिक्कत है। दूसरा प्रोजेक्शन ध्यान में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको ध्यान होना चाहिए टी और पी के बीच में एक लोग थे, तो टी यहाँ भी आ सकता है। टी और पी के बीच में एक लोग, तो एक लोग इधर से हो रहे हैं, टी एम के सामने था, तो एम यहाँ रख दिया। अब देखो एक चीज बच रही है क्या, कि टी के सेकंड राइट एन आ पा रहा है क्या, सेकंड राइट एन आ पा रहा है, बिल्कुल आ पा रहा है, ठीक है। तो ये वाला प्रोजेक्शन इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है ये सही हो सकता है, क्योंकि इसमें सब सही जा रहा है। आगे देखते हैं, एम और टी, देखो सारे क्लू बन गए यहाँ पे, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब आगे देखो, एम और पी के ठीक बीच में क्यू है, पी के ठीक बीच में क्यू आ रहा है। अगर एम और पी के ठीक बीच में क्यू, मतलब ठीक बीच का मतलब ये होता है सिंपली कि जो डिस्टेंस है ना, जैसे एम और पी के दोनों लोग क्यू की ओर बढ़ेंगे जब, तो बीच में वही उतने ही परसेंट मिलेंगे जितना एम को आने में मिल रहा है क्यू तक, जितना पी को आने में क्यू तक मिल रहा है, ठीक है। तो एम और पी के बीच में क्यू आ रहा है, तो भाई कैसे आ सकता है एम और पी के बीच में क्यू यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो ठीक बीच में आने के लिए जो नंबर ऑफ पर्सन है ना, वो ऑड होनी चाहिए। अगर ऑड होंगी तभी तो हम बराबर बराबर दे देंगे, और बीच वाली जगह क्यू को दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो जरा कि हम कहाँ पर इसमें रख सकते हैं। इसमें तो मुझे टाइम वेस्ट लग रहा है, सच बताऊं आपको, अगर मैं एग्जाम में होती तो मैं इसमें आगे बढ़ती चली जाती। फालतू में क्यों इसमें टाइम वेस्ट करना भाई, जब ये हमारा आंसर नहीं देगा। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं, क्या पता ये पक्का कर दे अपने आप को। एस के सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा हुआ है, एस के सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा हुआ है, और ये अंदर क्यों देख रहे थे अगर आपको याद हो तो क्यू तो यहाँ बैठा है, तो एस को यहाँ बैठा दो। एस के सेकंड लेफ्ट में क्यू आ गए, यहाँ पर एक पर्सन रख दो, ये वाला हमारा डर हो गया कि नहीं क्यों हम इसमें टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो फायदा कहाँ कहाँ आपको मिला, जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया वो यहाँ से किया, ठीक है, बट मैंने ये क्लू स्किप कर दिए थे। अब ये जो स्किप किए थे उसी सेकंड्स में जितनी देर में मैंने ये पढ़ा
उतनी देर में मैंने ये यहाँ भी नोट डाउन कर लिया। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि दोबारा जो हमें लाइंस होती है ना वो पढ़नी नहीं पड़ती, ठीक है, बस इतना फायदा होता है, वो यही फायदा सिलेक्शन करवाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा गया है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन Q and T when counted from the left of T। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर भी गलती करते हो आप लोग कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन Q and T, Q और T के बीच में कितने पर्सन है when counted from the left of T। जब आप T के लेफ्ट से काउंट करोगे तो QT के बीच में कितने पर्सन है, QT नहीं Q और T, ठीक है। अब देखो T के लेफ्ट से काउंट करना, ध्यान रखना, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, इसको रफ नहीं करूंगी, है ना, ये भी हमारा टाइम वेस्ट का एक तरीका है रफ करने के लिए। तो Q और T के लेफ्ट से काउंट करना है ना हमें। देखो कैसे काउंट करना है, T के लेफ्ट से। T हमारा इधर देख रहा है, ठीक है, T का लेफ्ट अगर ये नीचे देख रहा है तो डायरेक्शन डिस्टेंस में मैंने सिखाया कि कोई चीज नीचे देखेगी तो उसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, ठीक है। मैंने अभी आपको डायरेक्शन डिस्टेंस में सिखाया था ये चीज, ठीक है, ये नहीं कह सकते हो कि नहीं सिखाया था। T के लेफ्ट से Q तक जाना है, T और Q है ना, QT नहीं बोलूंगी अब की बार। T के लेफ्ट से Q तक जाना, तो कितने लोग दिख रहे हैं, तो T के लेफ्ट से जब मैं ऐसे चलती हूँ तो मुझे एक R मिलता है, एक P मिलता है, यानी कि टोटल 2 लोग मिलते हैं T और Q के बीच में, QT के बीच में नहीं, ठीक है। तो 2 लोग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, मजा आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ओहो, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ये अच्छा लगता है ना क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा इनमें 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब अगर आपको ये दिया जाएगा एग्जाम में तो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। चलो बिना देरी के पढ़ते हैं, बिना समय गवाए। 6% है यहाँ पर, ए से लेकर के एफ तक है, डिफरेंट हाइट्स, इनकी डिफरेंट हाइट्स है, डिफरेंट हाइट बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर, मोर देन 2%। देखो इन्फॉर्मेशन इसने यही से स्टार्ट कर दी है, इन्फॉर्मेशन इसने यही से स्टार्ट कर दी है, यहाँ से सेकेंड लाइन से, ठीक है। हरा कलर अच्छा लगता है ना, ठीक है। मोर देन 2% आर शॉर्टर देन ई, यहाँ पर 6% है, और ये लाइन ही पहली लाइन कंफ्यूजन क्रिएट करती है क्या, कि मोर देन 2 कितना होता है, 3 4 5 6, 3 4 5 से अब 6% है तो उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। मोर देन 2 मतलब 2 नहीं होने चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा यानी 3 होने चाहिए कम से कम, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज। अब यहाँ कहता है मोर देन 2% आर शॉर्टर देन ई। इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो शॉर्टर, कम और छोटे लोगों को इस साइड रखना, इस साइड, और बड़े लोगों को कम, मतलब इस टाइप से आप बनाना अरेंजमेंट, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब ये सब साइन वाइन नहीं यूज करते हैं, जो प्रो लेवल के बच्चे होते हैं वो साइन वाइन नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला गया मोर देन 2% आर शॉर्टर देन ई, ई से छोटे लोग 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा मतलब ई को अगर मैंने यहाँ रखा तो 2 से ज्यादा भाई 3 हो सकता है, 1 2 3, है ना, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, सब हो सकता है, बस 2 नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हो सकता है प्रोजेक्शन हमारे घट जाए, ठीक है। C is 2% taller than E। अब अगर आपको इसकी प्रोजेक्शन बनाने हैं और याद नहीं रहता है, तो अगर ये बीमारी है आपको कि याद नहीं रहता है बाद में, ठीक है, तो आप यहाँ ये लिख सकते हो कि E के इधर 2+ है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप प्रो नहीं बन पाओगे, बन जाओगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सेकंड्स का काम है, ठीक है। C is 2% taller than E। C is 2% taller than क्या होता है, 2% taller मतलब कि बीच में आएगा 1%। C is 2% taller than E, यानी कि यहाँ पर एक स्पेस छोड़ देते हैं और C आ जाएगा इस जगह पर। अब देखो 1 2 3 4 5 6 हमारा अरेंजमेंट का जो प्लॉटिंग करने का जो सिस्टम था वो तो बन गया है। अब हमें ये श्योरिटी हो गई है कि ये हमारा प्रोजेक्शन इसी में बनेगा जो आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ कहता है हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन is 182। ओके, ये हमारा टॉलेस्ट पर्सन हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं हम, ठीक है। और इसके बाद दिया है कि हाइट ऑफ ए इज 156। ए की हाइट का हालांकि हमें कोई काम नहीं है अभी, लेकिन इसने बता ही दिए तो रख ही लेते हैं। आगे देखते हैं एफ इज शॉर्टर देन ए। अब एफ और ए को रखना कहाँ है अभी हमें नहीं पता, तो ये जो प्रो लेवल के बच्चे होते हैं इसको छोड़ते नहीं है, ऐसे लिख लेते हैं एफ इज शॉर्टर देन ए।
ये लोग ऐसे आ जाएंगे। देन आगे पढ़ते हैं, ओनली 2% आर शॉर्टर देन डी। केवल 2% ऐसे हैं जो डी से हाइट में छोटे हैं। डी से हाइट में छोटे केवल दो, डी तो यहाँ पर आ जाएगा, तभी तो डी से छोटे दो होंगे। ठीक है भाई। और उसके बाद क्या रहा है, बी इज टॉलर देन ए। अब इस वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको शायद होता है कि ये कैसे बना है, बी इज टॉलर देन ए। बी ए से तो लंबा है बट शॉर्टर देन सी, बट सी से छोटा है। तो ये ऑर्डर एक्चुअल में ये हमें प्रोवाइड करता है कि आप इसको ऐसे ऑर्डर में रखना। देन सी के बाद बी, बी के बाद ए रखना। अब कहाँ रखना, देखो मैं बी को तो रख दूं मान लो, पर ए को कहाँ रखूं, दो जगह है। बट ई वाला को अगर आप देखो तो ए के बाद एफ आ रहा है ना, ये तो ये चारों का एक और ऑर्डर मिल गया आपको नया। तो सी बी ए एफ, सी के बाद बी, बी के बाद ए और ए के बाद एफ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैंने ऑर्डर में रखा है। ठीक है, तो ये 182 था, ए हमारा 156 था। अब देखो ये हाइट तुम लोगों की क्या साबित करना चाहता है बता के, तो ये अपने आप को प्रो लेवल समझता है। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, जस्ट लाइक ऐसा पूछ लिया कि 182 और 156 इसकी दे दी है, तो पूछेगा कि बीई डी में से किसी एक की संभावित या पॉसिबल हाइट क्या हो सकती है। तो इन दोनों के बीच का नंबर जो होता है, एक ही ऑप्शन ऐसा दिया रहता है जो इन दोनों के बीच का नंबर हो, जो इनके बीच में आए, इनकी हाइट में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया देखना जरा, कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द थर्ड शॉर्टेस्ट। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है ना, तो आप प्रो लेवल नहीं बन पाओगे। ठीक है, मजाक कर रही हूँ, बन जाओगे मेरे साथ, मेरी क्लास पढ़ोगे तो बन जाओगे। ठीक है, थर्ड शॉर्टेस्ट पूछ रहा है। सबसे शॉर्टेस्ट हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे थे भाई, तो सबसे शॉर्टेस्ट हो गया ये फर्स्ट शॉर्टेस्ट है ना, सबसे छोटे लोगों में सबसे हाईएस्ट यही है छोटों में। ठीक है, देन सेकंड हो गया ये, थर्ड हो गया डी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। डी हमारा कौन से ऑप्शन में दिया है, सी में दिया है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तभी हंस भी लिया करो आप लोग भी। ठीक है, पढ़ाई 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 पढ़ाई, दिन भर पढ़ाई करते हो, थोड़ा यहाँ सीख रहे हो तो मुस्कुरा के सीखो ना। आप लोग क्या करते हो, क्यों उदास हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का दिया हुआ है। अच्छा एक और क्वेश्चन दे दिया, अच्छा होगा तभी मैंने रखा है ये क्वेश्चन, वरना मैं एक ही क्वेश्चन दिखा रही हूँ समय बचाने के लिए आप सभी का। यदि डी की लंबाई सी की लंबाई से 20 सेंटीमीटर कम है, तो ई की संभावित लंबाई क्या होगी। तो वही क्वेश्चन है जो मैडम ने अभी बताया था हमें, है ना, वही क्वेश्चन है ना। तो ये वही क्वेश्चन इसलिए मैंने और रख लिया है। हालांकि आपने देखा होगा अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन पर बेस्ड केवल एक क्वेश्चन रखा था, है ना, लेकिन इसमें दो रख लिए क्योंकि ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं इस टाइप के। डी की जो हाइट है सी की लंबाई से 20 कम है। डी की लंबाई जो है सी की लंबाई से, सी की लंबाई कितनी है अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो सी की लंबाई कितनी है, 182 है। और इससे 20 कम जो है, 20 सेंटीमीटर कम डी की लंबाई है। तो 20 सेंटीमीटर अगर हम कम करेंगे तो 162 हो जाएगा कि नहीं। इसकी हाइट कितनी हो गई, 162। देखो यही चीज तो यहाँ कह रहा है ना, यदि डी की लंबाई सी की लंबाई से 20 सेंटीमीटर कम है तो 20 सेंटीमीटर कम कर दी हमने। तो ई की संभावित लंबाई क्या होगी, देखो बता किसी और की रहा है, पूछ किसकी रहा है, ई की पूछ रहा है। तो देखो 162 से ज्यादा और 182 से कम, जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर दो ऑप्शन हो गए तो मैं मान जाऊंगी कि ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, दो ऑप्शन नहीं रहेगा जीवन में आपको कि 162 से ज्यादा और 182 से कम जो नंबर होगा वही आपका ई की हाइट होगी। ठीक है, 162 से ज्यादा है क्या, ये नहीं है। 158 नहीं है, 160 है क्या, नहीं है। 170 है, 189 है, लेकिन जो 189 है वो 182 से भी पार चला गया, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 162 और 182 के बीच की हाइट जो होगी वो एक ही होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो भाई फाइनली हम अपनी रिश्तेदारी में आ चुके हैं और हमें ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन सेट मिल गया है। आप देखो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये कितने मार्क्स का होगा आपका, ये आएगा अगर इस टाइप का सेट आ गया इस लेवल का तो आपको मिलेगा 2 या 3 मार्क्स। ठीक है, क्लियर है, मजा आ रही है, लगा लोगे क्वेश्चन। चलो एक बार देख लो फिर बताती हूँ।
चलो आई होप आपने देख लिया होगा, अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, मैं दिखा दूंगी कैसे लगाना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए देखो लगा सकते हो, मैं पीडीएफ दे दूंगी आप लोगों को, आप आराम से लगाना। लेकिन अभी हम यहाँ क्लास में क्या करने आए, अप्रोच सीखने आए कि कैसे आपको करना है। ठीक है, कैसे आप प्रो लेवल बन सकते हो। तो प्रो लेवल बनना है, एग्जाम क्लियर करना है, ये हमारा मेन मोटिव है। ठीक है, देयर आर 7 फैमिली मेंबर्स, एक फैमिली है जिसमें 7 लोग हैं टोटल। नेमली बहुत ही अजीब टाइप के नेम दिए गए हैं। तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, हमारा फोकस होना चाहिए। देखो अगर अल्फाबेट रिपीट होते हैं तो हमारा फर्स्ट लेटर पर जो होता है ना प्रो लेवल वाला मास्टरमाइंड, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एम एम क्यू एम एन यू है ना, तो एम रखने से कोई मतलब नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, 2 लेटर ले लोगे। ठीक है, 2 लेटर ले लोगे। आपने एक सरसरी नजर से देखना है कि 2 लेटर रिपीट नहीं हो रहे हैं, देखो ध्यान से, नहीं हो रहे हैं। देन इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल रखने हैं, और यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया रखना। ठीक है, मतलब कि क्लू देना स्टार्ट कर दिए। दैट मींस कि टीडीएम इज द सन इन लॉ ऑफ बीडीक्यू। अब अगर ये चीज मैं ड्रॉ करूं, चलो भाई ड्रॉ करके देखते हैं। टीडीएम इज द सन इन लॉ ऑफ बीडीक्यू। टीडीएम जो है ना सन इन लॉ है। सन इन लॉ कब बनता है कोई, जब कोई किसी से शादी कर लेता है, तो यानी कि किसी महिला से विवाहित होगा तभी ना दामाद बनेगा। तो दामाद किसका बन रहा है, ये दामाद जिसका बन रहा है वो इसके ऊपर आएगा ना, इस लड़की के ऊपर आएगा, इसके पेरेंट के तौर पर। तो यहाँ पर दिया है टीडीएम इज द सन इन लॉ ऑफ बीडीक्यू। अब बीडीक्यू का जेंडर क्या है ये हमें नहीं पता। ठीक है, एंड शी आगे दिया हुआ है, यहाँ से देखना, बीडीक्यू हु इज द वाइफ ऑफ सीएफएन। जो बीडीक्यू है वो वाइफ है। अब ये जो है ना ये वाइफ है, तो मैंने इसको वाइफ बना दिया, और ये किससे विवाहित है, सीएफ से। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आगे दिया हुआ है PQR has 2 children. PQR is the mother of MNU. देखो PQ नाम का कोई पर्सन है। अब देखो मैं अलग क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरी ये प्लॉटिंग खराब ना हो। प्रो लेवल बनना है तो ये सब चीजें अपने अंदर लानी पड़ेगी। रफ शीट अनलिमिटेड मिलती है, जितना बनो उतना काम करो। ठीक है, PQR has 2 children, और ये जो है ये मदर है MNU। ये मदर तो है लेकिन इसके 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चा जो है MN है। एमएन यहाँ गई तो मैंने लिखा नहीं है, आगे देखते हैं। MQC इज द डॉटर ऑफ BDQ। इसकी एक डॉटर के लिए खाली जगह दिख रही है, बट वो MQ यही है, MQC ही है, ये चीज हमें पता नहीं है अभी। तो यहाँ रख के मैं अपनी प्लॉटिंग क्यों खराब करूंगी। MQ इज द डॉटर ऑफ BDQ, तो हम इसको अलग लिख सकते हैं, जस्ट लाइक इस तरह से कि BDQ की डॉटर जो है वो कौन है, MQ है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। ये देखिए यहाँ खाली देखा कि एक फीमेल आनी है और उठा के इसी को रख दिया, हो सकता हो दूसरी चाइल्ड हो वो, है ना। तो ये सब चीजें सोच के आप अपना डायग्राम बनाया करो। अगर ये गलती यहाँ कर दोगे ना तो वो टाइम बहुत खराब करेगा एग्जाम में। ठीक है, और यही अलग रख लोगे तो टाइम बचाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड शी इज अनमैरिड। देखो यहाँ इसने खेल बिगाड़ दिया, अगर मैं यहाँ रख देती तो ये गलत हो जाता। ये कह रहा है ये अनमैरिड है। अनमैरिड को आप कैसे बना सकते हो, या तो यहाँ पर यूएम लिख लिया करो, है ना, यूएम लिख लिया करो, सबसे सिंपल अनमैरिड। MQC इज द मैटरनल आंट ऑफ BYP। MQ जो है ना वो मैटरनल आंट है। अब पक्का मुझे लग रहा है ये MQ इसकी बहन है, क्योंकि अनमैरिड है, और मैटरनल आंट किसकी है, BYP की। तो BY को मैं यहाँ रख देती हूँ, साथ ही लोग हैं, बहुत बड़ा डायग्राम नहीं बनेगा, है ना। BY मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, आगे देखते हो BYP हु इज नॉट अ मेल पर्सन। मेल नहीं है तो मैं इसको फीमेल कर देती हूँ। ठीक है, आगे दिया है कि हु इज नॉट अ मेल एंड TDM हैज ओनली वन सन। सॉरी, TDM जो है उसका केवल एक ही सन है। TDM मैंने अभी तक तो रखा नहीं है, अच्छा यहाँ रखा हुआ है। इसका केवल एक सन है, तो एक तो डॉटर हो गई, इसकी वाइफ की डॉटर यानी इसकी डॉटर। एक सन है तो इसका यहाँ भाई एक बना देती हूँ, जगह दे देती हूँ थोड़ी सी। अब देखो ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। अब हमारा बच क्या रहा है, ध्यान देना जरा, बच क्या रहा है, बच रहा है ये वाला पोर्शन। PQ के 2 चाइल्ड थे, जिसमें थे एक थी MN, एक थी MN और एक है कौन पता नहीं है जिसका। PQ को हम यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, यहीं पर खाली। अब आप देखो यहाँ रखोगे अगर आप, तो ये एक मेल का बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ये फीमेल की जगह खाली है, तो PQ को यहाँ रख दो। इसके 2 चाइल्ड थे MN और दूसरे का पता नहीं, तो MN इसको बना दो, और दूसरा वाला BY हो गया। अब ये चीज जो है ये चीज आपकी ऑलरेडी प्रूफ हो रही है BD
के नीचे डॉटर के टाइप में आ रही थी एम क्यू, तो पीडी की डॉटर आ गई एम क्यू, ये आपका फैमिली बन गया। पूछता क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ टीडीएम। टीडीएम की सिस्टर इन लॉ कौन है? टीडीएम की मतलब आप कहते हो ना सिस्टर इन लॉ, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, बट इसमें तो एक ही बन रहा है, सारी वाला रिलेशन है ना। तो टीडीएम का ये कौन लगा? टीडीएम की ये सिस्टर इन लॉ लगी, ठीक है। सिस्टर इन लॉ बड़ा डिसेंट लग रहा है सुनने में, है। तो कौन है, इसका क्या नाम है? एमक्यू, ठीक है। एमक्यू आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया कहां पर आपको रुकना है अपने आप को प्लॉटिंग खराब करने से, ठीक है। अगर ये सीख लोगे तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो, वाओ, एक नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आपको यहाँ करना क्या है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या अप्रोच होना चाहिए प्रो लेवल बच्चों का, कि हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमें कितना चेंजेस करना है आंसर निकालने के लिए, कितनी राइटिंग करनी है इसमें हमें, है ना, ठीक है। तो देखो इफ इन द वर्ड कंप्यूटर एडजेसेंट लेटर आर इंटरचेंज, मतलब फर्स्ट को 2 से, थर्ड को 4 से, मतलब स्वाइप कर दिया है दोनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके, ठीक है। एंड देन ईच वोवेल इज रिप्लेस्ड बाय द इमीडिएट नेक्स्ट लेटर एंड ईच कॉन्सोनेंट रिप्लेस्ड बाय द इमीडिएट प्रीवियस लेटर, मतलब कि क्या कह रहा है, वोवेल को +1 कर देना है, ठीक है। एंड कॉन्सोनेंट को क्या कर देना है, -1 कर देना है, ठीक। ये समझ में आ गया। देन ये पूछ रहा है उसके बाद ये लास्ट में पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से फोर्थ कौन सा होगा। देखो अगर मैं आपको अप्रोच बताऊं कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कंप्यूटर लिखा हुआ है ना, ठीक है, कंप्यूटर लिखा हुआ है। सबसे स्टार्टिंग में कहा गया था कि आपको इस तरीके से इंटरचेंज करना है, इन लोगों को पेयरिंग को इंटरचेंज करना है, तो इंटरचेंज अभी मत करो। इंटरचेंज करके पूछ रहा है फोर्थ लेफ्ट कौन होगा। फोर्थ लेफ्ट में पहली बात तो हमारा आ जाएगा एम यहाँ पर, है ना, पी इधर चला जाएगा, एम इधर होगा ना, तो पूरा पहली बात इंटरचेंज स्वाइप करके लिखो ही मत, ठीक है। यहाँ पी आया, यहाँ एम आ गया। अब ये कह रहा था कि अगर एम आया है तो कॉन्सोनेंट -1 कर देना है ना, कॉन्सोनेंट -1 कर देना, तो पूरा चेंज ही मत करो, कॉन्सोनेंट -1 कर दो। अगर ये कॉन्सोनेंट है वो -1 कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एल। -1 मतलब जस्ट प्रीवियस है, तो एल आ गया। एल कौन से ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में, ठीक है। तो आपको लिखना क्या था, कंप्यूटर लिख लेना भाई, इतने प्रो लेवल मत बनो कि कंफ्यूजन हो जाए, गलत हो जाए। सारे लेटर देखते हो एकदम पास पास देता है, एकदम बगल बगल के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। वाह, एक और क्वेश्चन आ गया, जो आपका एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का होता है, इस पर 2-3 नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है। अगर ये आएगा ना बैंकिंग में तो मिसलेनियस पार्ट में आएगा, जानते ही हो, तो एक क्वेश्चन एक ही नंबर देगा आप, जैसे एक वो आ गया पेयरिंग वाला आ गया, तो फिर है ना मीनिंगफुल लेटर आ गया तो एक ही दे दिया, ठीक, इस टाइप का देता है। वो जो मैंने इसकी पहले दिखाया था वो वोवेल कॉन्सोनेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें क्या करना है, इफ इन द नंबर दिस, इफ 1 is added to each even digit and 1 is subtracted from the each odd digit, यहाँ 1 प्लस करने को कह रहा है इवन में, इवन में कह रहा है 1 जोड़ देना, और ऑड में क्या कह रहा है, -1 कर देना। सब्सट्रैक्शन मतलब कि -1 कर देना, ठीक है। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड न्यूली फॉर्म्ड नंबर। वाओ, न्यूली फॉर्म नंबर में ये एड्रेस फाइंड करना, और फिर इसका ये सम पूछ रहा है, वो टोटल सम पूछ रहा है। अब देखो नंबरिंग क्या थी, 827546, मोबाइल नंबर नहीं है, 827546, ठीक है, और लास्ट में क्या दिया है, 46 के बाद 31, ये आपका नंबर दिया, ठीक है। अब ये नंबर में आपको इवन ऑड में प्लस माइनस करना है, वो बात ठीक है, लेकिन ये एड्रेस कौन सा, देखो चाहे आप जितना ऑड +1 -1 कर लो, ये जो नंबर जिस जगह पर है ना, ये वही जगह रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, है ना। इनका जो ऑर्डर है, इनका जो सीरियल है वो वही रहेगा। तो आप पहले ही एड्रेस फाइंड करो, थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि इधर थर्ड डिजिट इज एस, यानी सॉरी 7, ठीक है। और राइट हैंड से सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड, तो सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड कौन सा होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना। अपने नंबर चूज करनी है, इनका सम पूछा है, लेकिन आपको एक चेंज करने को कहा गया था, अगर आपको याद हो, इवन +1 ऑड -1,
इवन प्लस 1 करना है तो हमें 7 तो इवन है नहीं, ऑड है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये क्या, ये हो जाएगा 6, और ये 3 जो है ये भी क्या है, ऑड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो हमें इसको इन दोनों का सम देना है, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में 8 लिखा हुआ है ऑलरेडी, टिक कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कोडिंग डिकोडिंग। ये जब आपके बैंकिंग में आता है तो ये एक क्वेश्चन के तौर पर आता है, मतलब अकेला आता है, ये एसएससी की तरह नहीं है कि 3-4 दे दिए। एसएससी में हालांकि आपको 25 क्वेश्चन में क्या करता है, 3-4-5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के देता ही है, और एसएससी के लिए सच बताऊं तो इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे बैंकिंग में भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का देता है और कुछ ज्यादा नहीं देता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं ना, सर्टेन कोड लैंग्वेज डेंजर इज रिटन एज दिस, हाउ विल प्लेयर विल बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज डेंजर। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच ये होता है कि अगर आपको दो एग्जांपल दिए गए हैं तो सबसे पहले ये टारगेट करो, जैसे कि इस चीज को ये लिखा जा रहा है, ठीक है, एक एग्जांपल और दे दिया गया इन द सेम वे इस चीज को ये लिखा जा रहा है, देन ये चीज आपसे पूछी गई है कि कैसे लिखी जाएगी। तो सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि इसके लेटर्स यहाँ दिए गए, सारे लेटर दिए जाने चाहिए। अगर सारे लेटर्स के यहाँ मिल रहे हैं, मतलब सिमिलर मिल रहे हैं, तो आप इसकी कोड रिस्पेक्टिव वे में उठा लोगे, ठीक है, इस तरह से कि जो फर्स्ट का कोड होगा वो फर्स्ट का होगा, सेकंड का कोड सेकंड होगा। इसी तरह से यहाँ जैसे थर्ड नंबर पर एच लिखा है, यहाँ पर थर्ड नंबर पर 3 लिखा है, तो एच का कोड 3 हो जाएगा, और यहाँ से उठा लेते हैं। ये फर्स्ट अप्रोच होता है जो हमें अपने कोडिंग डिकोडिंग के मतलब 2 सेकंड में ये चीज स्कैन कर लेनी है, जो पूछा गया है वो ऊपर दिया तो नहीं गया है, ठीक है। अब ये चीज आपने सीख ली, ये चीज तो मुझे इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। अब देखोगे क्या हो सकता है, ऐसा तो नहीं जंबलिंग कर दी गई हो, क्योंकि मैं जब पढ़ूंगी क्वेश्चन को कोडिंग डिकोडिंग जब भी सामने आए उस क्वेश्चन को पढ़ो आप पहले, बिना ये नहीं कि बस वर्ड उठाया और जल्दी से वो लिख लिया रफ शीट पे और लॉजिक लगाने प्लेस वैल्यू लिखने पड़ गए, ऐसा नहीं करना है आपको, स्कैन करना है, थोड़ा प्रो लेवल बनना है तो स्कैन करो। देखो डेंजर को यहाँ पर वही अक्षर लिखे गए हैं जो यहाँ पर डेंजर शब्द में यूज हुए हैं कि नहीं, देखो यहाँ पर, ठीक। अब जब वही शब्द आ रहे हैं यहाँ पर सेम टू सेम, तो यहाँ पर क्या हुई, जंबलिंग हुई है, मतलब कि इधर उधर करके बस आपको दे दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं लिख के दिखा रही हूँ, वैसे तो ये क्वेश्चन इजी है, दिख गया मुझे, NAD, उसके बाद दिया है REJ, ठीक है। तो यहाँ पर ये वो क्या है, इसने 2 पार्ट में वर्ड्स को डिवाइड कर लिया, ठीक, और उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दिया यहाँ से, और उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दिया यहाँ से। तो इसी तरह हमें पूछा किसका गया, चलो उसको भी देख लेते हैं। पूछा क्या है हमें, उसी कोड भाषा में प्लेयर को कैसे लिखेंगे। तो अगर आपको प्लेयर दिया गया है, जैसे मैं यहीं पर बता देती हूँ, अगर आपको प्लेयर दिया गया है तो आपको यहाँ से इन 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, फिर आपको क्या लिखना है, ALP, और इस वाले पार्ट को कहाँ से लिखोगे, REY, ठीक है। आपको एक हाथ अपना स्क्रीन पर रखना होगा जब आप रियल एग्जाम दोगे, और बस पेन चलाते जाना है, मतलब करते जाना है, ठीक है। तो ये होता है सही अप्रोच, ALP REY। हाँ, आपको किस ऑप्शन में दिया गया ALP REY, ये वाला डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आज मैंने सेम वही क्वेश्चन डबल रखे थे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ना एग्जाम वाला माहौल मिल पाए, और आप कोशिश करो कि अगर आपसे कोई चीज छूट रही है, मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, आप क्वेश्चन अभी लगाओगे, 1 महीने प्रैक्टिस बढ़िया से करोगे, लेकिन आपकी अगर बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, तो आपको अप्रोच क्या यूज करना चाहिए एग्जाम टाइम में, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है ना छोटी छोटी, जो कोई भी टीचर आपको ये नहीं बताता कि आपको इसको कैसे करना है, आपका मास्टरमाइंड क्या है ना। तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपके नजरिए से आपकी जगह पर अगर होती तो ये ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो वही चीज आप अपना सकते हो अगर अपने एग्जाम को बेस्ट स्कोर लाना है तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर अच्छी लगी है क्लास तो पसंद करना, कमेंट करके जरूर बताना मुझे, और अगर इसके अलावा किसी टाइप में जो आपकी वीकनेस है वो मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उस टॉपिक में आपको प्रो लेवल बना सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, कीप स्माइलिंग।